सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम कवर अप करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, जिसका नाम है कार्यपालिका। सो कार्यपालिका की कुछ मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को और समझते हैं सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि भाई कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है और कार्यपालिका में मुख्यतः किन किन लोगों को शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर है कि भाई कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों को लागू करता है और इसके अंदर मुख्यतः तौर पर प्रधानमंत्री अपने पूरे मंत्री परिषद के साथ और राष्ट्रपति को इंक्लूड किया जाता है। ये इसके अंदर मुख्यतः लोग होते हैं जो कि कार्यपालिका के अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त एक स्वयं विवेकीय शक्ति, इसका उल्लेख करें। यानी कि भारत के राष्ट्रपति, यानी कि आप जानते हो कि हिंदुस्तान के अंदर संसदीय प्रणाली को अपनाया जाता है। तो संसदीय प्रणाली के अंदर प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, ना कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक नाम मात्र होता है, एक नाम मात्र राजा होता है, बट फिर भी उसको नाम मात्र ना रखने की वजह से कुछ एडिशनल जो है पावर्स दी गई हैं। उनमें से कुछ ये पावर है जो कि है स्वयं विवेकीय। तो स्वयं विवेकीय शक्ति का मतलब क्या होता है? जब लोकसभा में किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तब राष्ट्रपति के पास ही ताकत होती है कि वो सभी पार्टीज में से किसी एक को भी चुन ले कि वो प्रधानमंत्री बन जाए और अपना बहुमत को सिद्ध कर दें। तो ये हमारे पास ताकत है भाई भारत के राष्ट्रपति के पास कि जब लोकसभा में किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त ना हो तब प्रधानमंत्री का चुनाव करना उसकी ताकत बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार की शक्ति से क्या अभिप्राय है? यानी कि अब राष्ट्रपति की सेकंड शक्ति आ गई, इसका नाम क्या है? विशेष अधिकार। तो विशेष अधिकार का मतलब क्या है भाई? सदन को पुनर्विचार के लिए बिल लौटाना। यानी कि भारत के अंदर चाहे कोई सा भी बिल बन जाए, कोई सा लॉ बन जाए, कानून बन जाए, डज नॉट मैटर, जब तक उसके ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे वो लागू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका के सबसे अहम अंग मुख्यतः, जिसको हमने पढ़ा अभी, मुख्यतः अंग क्या है? प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है और राष्ट्रपति है। तो इन सब में से अगर किसी एक की भी मंजूरी नहीं है तो बिल को पास करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यदि कोई बिल के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति के पास विचार आया कि भाई आप इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दो ताकि हम देश के अंदर ये अप्लाई कर दें, तो राष्ट्रपति को अगर उसके अंदर कोई कमियां लगी तो राष्ट्रपति के पास ये ताकत है कि वो उसको वापस कर दे ताकि उसके ऊपर पुनर्विचार किया जा सके। इसी को विशेष अधिकार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉकेट वीटो से आप क्या समझते हैं? तो पॉकेट वीटो ये एक इसके आगे का ही अधिकार होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है राष्ट्रपति के पास, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी बिल को 3 बार से ज्यादा बार लौटा नहीं सकता। अगर तीसरी बार से ज्यादा बार उसने लौटा दिया तो फिर उस बिल के ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए राष्ट्रपति क्या करते हैं कि पहली बार मना किया, पुनर्विचार करके बिल आ गया, उन्होंने फिर देखा कि इसके अंदर कुछ गलती है, फिर मना कर दिया। अब तीसरी बार जब बिल वापस आएगा और उन्होंने देखा कि ये हमारे देश के हित में ठीक नहीं है तो वो उसको मोड़ मार के अपनी पॉकेट में रख लेंगे। जिससे क्या होगा? एक नाम दिया गया पॉकेट वीटो की शक्ति, यानी कि उसको रखकर भूल जाएगी अपनी फाइल में, अपनी पॉकेट में, जिससे उस बिल के अंदर डिले हो सके। क्योंकि जिस बिल के अंदर, जिस काम के अंदर जितनी चीजें डिले होती हैं तो उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, लिमिटेशंस, फॉर्मेशन, फीचर्स सब आ जाते हैं। तो इवन मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री खुद समझ जाते हैं कि उसके अंदर क्या क्या फ्लक्चुएशन थी, इसीलिए उसके ऊपर वो बिल अप्लाई होने में देरी हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला कलेक्टर सामान्यतः किस स्तर का अधिकारी होता है? तो जिला कलेक्टर सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। तो ये हमने 5 क्वेश्चन कवर अप कर लिए। बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ और कवर करते हैं और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमसे क्या कह रखा है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता क्या कहलाता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? देखिए, आपने चैप्टर में सब कुछ पढ़ रखा है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का मतलब क्या है? यानी कि यहाँ पर आपको इन क्वेश्चन के जरिए ऐसे यूनिक वर्ड देखने को मिलेंगे जिसके आपको आता है बट आप उस वर्ड से कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इसका मतलब क्या है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों का आखिर क्या मतलब है या इससे क्या आशय है? तो जो सरकार
लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना होता है। इसका मतलब यही है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। ये आप ध्यान रखो। और इसी से जुड़ा हुआ लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं पहले बता देता हूं कि मंत्रीगण एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। अगर आप ये ना लिखना चाहें मंत्रीगण काफी बड़ा वर्ड हो गया तो आप लिख सकते हैं मंत्री परिषद एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं। आप इस कथन से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर ये है कि यदि एक मंत्री किसी प्रश्न का उत्तर ना दे पाए तो प्रधानमंत्री उसको त्यागपत्र देने को बोलता है। और यदि वो ऐसा ना करे तो प्रधानमंत्री ने अगर खुद अपना त्यागपत्र दे दिया तो उससे पूरा मंत्रिपरिषद और पूरी सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो इसी वजह से ये और ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, बट क्वेश्चन की मीनिंग बदल गई तो आंसर ही बदल गए। बट आपसे इन दोनों वर्ड्स में से कुछ भी पूछ लिया जा सकता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब बता दो या मंत्रिमंडल के एक साथ तैरने या एक साथ डूबने का मतलब बता दो। दोनों के आंसर आप लिख सकते हो और बड़े भी कर सकते हो अपने आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति एक अलंकारी प्रधान है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर ज्यादा काम नहीं है, ज्यादा लोड नहीं है। तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वास्तविक शक्ति का प्रयोग जो है वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद करता है। तो सारे काम वो कर रहा है तो ज्यादा काम तो उसके पास होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत काम होता है। तो वो राष्ट्रपति हमारा क्या है? एक अलंकारिक प्रधान है। तो यहाँ पर हमने 9 क्वेश्चन कंप्लीट करे। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में और भी जानते हैं इंटरेस्टिंग वर्ड्स वाले क्वेश्चंस को। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है कैसे? यानी कि बताना है कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल का जो काम होता है वो एक केंद्र सरकार का एजेंट है, राष्ट्रपति का एजेंट मतलब है, तो वो कैसे है? तो देखो, राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। अब राष्ट्रपति द्वारा होती है इसलिए सभी संबंधित राज्य में राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है कि राज्यों के अंदर जो सरकार चल रही है वो अपने कामों को ठीक से कर भी रही हैं या नहीं, अपने नियमों का कानूनों का पालन कर भी रही है या नहीं, या नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा कर भी रही है या नहीं। तो एक एजेंट के रूप में काम करता है केंद्र सरकार के, क्योंकि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, स्पष्ट करें। हमने पढ़ा था जब हमने सिविल सर्विसेज पढ़ी थी, तो सिविल सर्विसेज के अंदर ही जो नाम होता है सिविल सर्विस के अधिकारियों का, उनको हम मशीनरी बोलते हैं। मशीनरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि मशीनरी क्या करती है? लगातार प्रोडक्शन करती है और काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ऊंचे स्तर की मानी जाती है चीज़ फैक्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर। तो इनको मशीनरी या कंप्यूटर के नाम से हम डिनोट करते हैं। तो भारत में लोक सेवक, प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी होते हैं और वे अपने अपने विषय में परंपरागत होते हैं, इसलिए नीतियों को बनाने और लागू करने में राजनीतिकों की सहायता करते हैं। यानी कि ये एक ऐसे अधिकारी होते हैं जो कि कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे बन गए प्रधानमंत्री, ऐसे बन गए राष्ट्रपति, नहीं। ये काफ़ी ज़्यादा शिक्षित होते हैं, अपने अपने कामों में, अपने अपने सब्जेक्ट्स के अंदर इन्होंने महारत हासिल कर रखी होती है। तो जितने भी हमारे नेताएं हैं वो अपने राज्यों को चलाने के लिए, अपनी स्पीचेस को लिखने के लिए या किसी भी एक इम्पॉर्टेंट निर्णय में अधिकारियों को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि IPS, IAS या IRS। तो ये सब चीज़ें हमारे पास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की शक्तियां किन स्थितियों पर निर्भर करती हैं और कैसे करती हैं? तो जब सदन में पूर्ण बहुमत होता है तो प्रधानमंत्री ही बहुमत प्रभावशाली, मतलब जब सदन के अंदर उसकी मंत्रिपरिषद का पूर्ण बहुमत होता है तो प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली रूप से कार्य करता है और प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली बन भी जाता है। मगर इन केस क्या होता है कि अगर गठबंधन वाली सरकार बनती है तो जो उसके सहयोगी होते हैं, जो उसके सहयोगी सदन के अंदर होते हैं, तो उसको हर एक कार्य करने से पहले अपने सहयोगियों से सलाह लेनी पड़ती, क्योंकि अगर उन सहयोगियों ने अपना सहयोग पीछे ले लिया तो उनकी सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो इसलिए गठबंधन वाली सरकार के अंदर प्रधानमंत्री शिक्षों पर पावर पर एक थोड़ा सा रोक लग जाती है, जबकि जब पूर्ण बहुमत उसका होता है तो रोक नहीं लगती, वो और प्रभावशाली हो जाता है। तो ये हमारे पास स्थिति बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपनी मर्जी नहीं चला सकता, क्यों? इसका आंसर है क्योंकि केवल लोकसभा बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। और यदि गठबंधन वाली सरकार बन रही है तो उस गठबंधन वाली सरकार के अंदर जो नेता, जिस नेता ने पूरे सदन का विश्वास ले रखा होगा, विश्वास पा रखा होगा, उसी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति उसको अप्रोच करता है कि हाँ भाई आप अपनी जो सरकार है उसका बहुमत जो है सिद्ध कर दीजिए और आप अपनी सरकार बना लीजिए और आप प्रधानमंत्री बन जाइए। मगर उस व्यक्ति को भी एक सदन का जो है विश्वास प्राप्त करना होता है, तब जाकर ही वो क्या कर पाता है? प्रधानमंत्री बन पाता है।
तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपनी मर्जी नहीं चला सकते। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, 10-13 क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको फटाफट से समझ लेते हैं क्योंकि वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास 14 क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा संसद के बीच एक सेतु का काम कैसे करता है। तो इसका आंसर ये है कि भाई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है ना, और साथ ही वह सदन की कार्यवाहियों से अवगत भी उसको करवाता है और सदन को राष्ट्रपति का संदेश भी देता है और साथ ही राजनीतिक सहयोगियों से विचार विमर्श भी बढ़ता रहता है। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जो है उसकी भूमिका क्या है कि वह राष्ट्रपति तथा संसद के बीच में एक सेतु का काम करता है और उसका आंसर कैसे लिखना है सो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका के बीच अंतर बताइए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बट आने के चांसेस थे तो मैंने आपको लिख दिया। इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि राजनीतिक कार्यपालिका का एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है 5 साल का, उसके बाद वो चेंज भी हो सकती है और यदि उसने अपने कार्यकाल के अंदर ही कोई गलत काम कर दिए या जनता के लिए हित में कार्य नहीं करे तो वो अपने लिमिटेड टाइम पीरियड से पहले भी गिर सकती है ना। जहाँ पर नेताओं की एक तरह से अवगत होता है कि भाई अगर गठबंधन वाली सरकार है, किसी ने सहयोग छीन लिया तब भी सरकार गिर जाएगी। अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक सरकार है और हमें किसी का बहुमत नहीं मिला तब हम सरकार नहीं बना पाएंगे। तो ये तो बात रही राजनीतिक कार्यपालिका की। अब मैं बात करूँ स्थायी कार्यपालिका की, तो स्थायी कार्यपालिका एक ऐसी कार्यपालिका होती है जो कि शिक्षित होकर आती है, ये संपूर्ण होती है, संपूर्ण गुण इसके अंदर होते हैं, ये अपने अपनी कैटेगरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा सफलता हासिल कर आती हैं, यानी काफ़ी पढ़ी लिखी होती हैं। तो ये अपनी रिटायरमेंट के टाइम से पहले तो ये कहीं नहीं जाती और स्थायी कार्यपालिका एक तरह से संवैधानिक तौर पर कार्य भी करती है और इसको कोई खतरा नहीं रहता कि भाई हमें कोई हटा देगा या कोई कर देगा कुछ। बट हाँ, अगर ये अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो इनको हटाया जा सकता है अलग अलग चीज़ों के माध्यम से, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ट्रांसफ़र ज़्यादा हो जाते हैं लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका के बीच में हमने अंतर जान लिया। अब हम देखते हैं भाई आमतौर पर देखा गया है कि संसदीय प्रणाली के अंदर प्रधानमंत्री अधिक प्रभावशाली हो जाता है और प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली हो जाता है। ऐसा क्यों है? तो इसके कुछ कारण मैंने यहाँ लिख दिए हैं। पहला क्या होता है, लोकसभा का नेतृत्व होता है, मीडिया तक इसकी पहुँच होती है, चुनाव के दौरान इसके व्यक्तित्व का उभार होता है कि भाई हाँ किस किस्म का आदमी है ये, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि होता है। यानी संसदीय प्रणाली के अंदर क्या होता है कि जितने भी इंटरनेशनल सम्मेलन होंगे उसके अंदर जो आपके देश को रिप्रेजेंट करेगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इसके बाद हमारा मंत्री परिषद पर नियंत्रण और अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य। तो ये आपके मैंने 16 क्वेश्चन करवा दिए। सो होपफुली आपको सारे समझ में आए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा। बट फिर भी किसी भी क्वेश्चन में छोटा सा भी डाउट बचा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसी दिन उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब बात आती है आपके होमवर्क की, तो होमवर्क आपका ये है कि जो स्थायी कार्यपालिका है वो राजनीतिक कार्यपालिका की किस तरीके से हेल्प करती है। जो मैंने अभी आपको बताया था वही आपको आंसर बना के लिख देना है और मुझे भेज देना है। तो इस तरीके से आपके 16 क्वेश्चंस थे। सो होपफुली समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआईबी एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं विधायिका के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। सो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं और फिनिश करते हैं अपने इस चैप्टर को। देन आपको इवनिंग के अंदर न्यायपालिका की और कार्टून आधारित क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की वीडियो आपको मिल जाएगी इवनिंग के अंदर। मॉर्निंग में आपने 2 वीडियो मिल गई होंगी आपको, कार्यपालिका की इससे पहले अपलोड हो गई थी, देन विधायिका की। तो विधायिका के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमको लगते हैं वो सब आपको करवा देते हैं, जिससे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, द्विसदनात्मक विधायिका के पक्ष में 2 तर्क दीजिए व भारत के किन्हीं 4 राज्यों का नाम बता दीजिए जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है वो चल रही है। तो इसका आंसर है समाज। पहला तो इसके पक्ष में तर्क देने हैं हमें, तो पक्ष में तर्क क्या दे देते हैं भाई, समाज के सभी वर्गों व क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है इसके जरिए। दूसरा ये कि दूसरा सदन प्रथम सदन के कार्यभार काम करता है, यानी कि यदि कोई पहले सदन से कोई भूल चूक हो गई कोई लॉ पास होने में या चर्चा करने में, दूसरा सदन उसका सहायक होता है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, किसी भी तरीके से ले लीजिए आप, ये समझो। अब हम बात करें ऐसे कौन से राज्य हैं, और राज्यों के नाम हमें 4 बताने जिनके अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था चल रही है। तो पहला आता है भाई आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक। इस तरीके से आपके 4 राज्य बन जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की संरचना स्पष्ट कीजिए। राज्यसभा की संरचना स्पष्ट करनी है हमको, तो कैसे? राज्यसभा के कुल सदस्य होते हैं 250। राज्यसभा के कुल सदस्य होते हैं 250, जिसके अंदर 238 राज्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं और बाकी के यानी कि 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये हमारे राज्यसभा की संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल से क्या अभिप्राय है? तो दल बदल से हमारा अभिप्राय है कि जब कोई सदस्य अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर किसी और पार्टी के अंदर सम्मिलित हो जाता है तो वह दल बदल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कौन सी ऐसी 2 योग्यताएं हैं जो कि आपको बतानी है? पहला ये है कि भाई वे भारत का नागरिक होना चाहिए, सीधी बात है, तो सब में ही है, वे भारत का नागरिक होना चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उसकी कम से कम आयु 30 होनी चाहिए और उससे अधिक होनी चाहिए, यानी 30 आयु तक भी चल जाएगा बट उससे ज़्यादा होगी तो बेस्ट रहेगा, तो वह आपके राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो ये हमने 4 क्वेश्चन कवर करे और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिनिश करते हैं अपने चैप्टर को फटाफट से। चलिए स्टूडेंट्स, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो किन परिस्थितियों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? तो जब दोनों सदन में मतभेद होता है। विधायिका संसद सभी लोकतांत्रिक, यानी विधायिका मतलब या संसद मतलब बात एक ही रहती है, सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, स्पष्ट करें। तो पहला क्या है भाई? विधि निर्माण करता है, सरकार पर नियंत्रण है, बजट को शो करता है, बजट पारित करता है, संविधान में संशोधन करने का इसको हक होता है। तो इसीलिए लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण अंग ये रखता है। फिर क्वेश्चन है हमारे पास, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए और 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए हमारी 35 वर्ष की आयु ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम लोकसभा का बन रहे हैं तो 25 साल से ज़्यादा हो हमारी आयु। 8वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है, वो होमवर्क क्या है कि भाई भारत के अंदर कानून निर्माण की क्या प्रक्रिया होती है, ये मुझे आपको बताना है, आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो भारत में कानून निर्माण की क्या प्रक्रिया है, एक बार कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को हल करने की। नहीं आए कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको इवनिंग तक 100% दे दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अपने कार्टून आधारित क्वेश्चन आंसर्स के साथ और न्यायपालिका के चैप्टर के साथ। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जिसमें हम अपने पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकें और जितनी भी चीज़ें हमें मुश्किल लगती हैं उन सबको हम बहुत आसान बना सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।